देखिए, तो आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए दर्पण के प्रकार पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि दर्पण की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, यदि हम किसी एक समतल पृष्ठ ले लें और उसके एक पृष्ठ पर मान लीजिए कि एक में हमने पारदर्शी माध्यम ले लिया, जैसे कांच ले लिया है, और इसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर दें, पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। जैसे जो ये हमने लाइन खींची है तो ये दर्शा रहा कि इस तरफ हमने क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाल ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड का लेप या उसको हम बोलते हैं कलई कर देते हैं, जिससे हमारा जो दूसरा पृष्ठ होता है, जी वाला जो पृष्ठ होगा, जी हमारा पृष्ठ क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है या इस प्रकार की जो संरचना बनी हुई है उसको हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। तो दर्पण एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके एक पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जिससे जो दूसरा हमारा पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। जैसे हम किसी दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं, शीशा हम देखते हैं अपना चेहरा, तो उस पर एक तरफ क्या होता है, पॉलिश होता है, और दूसरी तरफ से हम अपना चेहरा देखते हैं। तो जिस तरफ से हम चेहरे को देखते हैं, अपने चेहरे को, उस पृष्ठ को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसके बाद हम देखेंगे कि दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको इसमें बता रहे हैं कि दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे। तो अगर हम दर्पण को देखें उनकी आकृति के अनुसार, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहला इसका जो प्रकार होता है, एक तो होता है समतल दर्पण, और दूसरा है हमारा गोलीय दर्पण। अब हम सबसे पहले आपको समतल दर्पण की परिभाषा, इसके बाद हम गोलीय दर्पण की परिभाषा बताएंगे। समतल दर्पण हम किसे कहते हैं, तो इसको आप समझ लीजिए। समतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ मतलब जिस तरफ से हम अपना चेहरा देखते हैं, शीशा के सामने जब हम खड़े होते हैं और जिस तरफ से हम अपना चेहरा देखते हैं, तो उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उस दर्पण को हम बोलते हैं समतल दर्पण। तो इसकी परिभाषा आपको कुछ इस प्रकार से लिखनी है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते। तो जो हमारे समतल दर्पण की क्या हो जाती है, परिभाषा है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लो अगर हम चित्र यहाँ पर देखें आपको, तो ये है हमारा क्या है, पृष्ठ, चिकना पृष्ठ है, इसकी हमने क्या है, एक तरफ क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। तो देखिए जो दूसरा हमारा जो पृष्ठ है ये परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो जी परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। दूसरा हमारा प्रकार है जिस
दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए दूसरा जो प्रकार है हमारा वो है क्या, गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझाएं तो आप देखें, मान लो कि ये कोई एक चिकना पृष्ठ हमने ले लिया है और इसकी हमने इस पृष्ठ पे क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। तो अब देखो जिस तरफ इस तरफ ने पॉलिश किया हुआ है तो ये पृष्ठ हमारा क्या कहलाएगा, परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। तो अब देखिए जो परावर्तक पृष्ठ है ये कैसा है, गोलीय है। तो इस दर्पण को फिर हम क्या किस श्रेणी में रख देंगे, गोलीय दर्पण। अगर एक दूसरा भी इसका बन सकता है इस प्रकार से, अगर हम इसको क्या करें, इस पृष्ठ पर पॉलिश कर दीजिए तो देखिए आप ये भी पृष्ठ हमारा कैसा है, गोलीय है। तो गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होंगे जो हम आगे पढ़ रहे हैं। तो गोलीय पृष्ठ की परिभाषा आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये अपनी क्या है, नोटबुक में नोट भी करते जाइए। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की शर्त, जो अभी हमने प्रकार पढ़े हुए हैं इससे पहले, एक हमने गोलीय दर्पण पढ़ा है और दूसरा हमने पढ़ा है क्या, समतल दर्पण। तो हम गोलीय दर्पण की भी स्थितियां पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इसके पहले हम क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की शर्तें पढ़ेंगे। सबसे पहली तो शर्त क्या होती है कि जो समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो एक क्या बनते हैं, सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनता है। तो हमारे पहले क्या है शर्त, या इसको हम लक्षण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लक्षण। मतलब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके क्या लक्षण है या उसकी क्या शर्त है। तो सबसे पहला है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनेगा और आभासी बनता है। अगर सीधा बनता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आभासी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो इसका लक्षण होता है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की जो लक्षण है, दूसरा है उसका कि जितने आकार की वस्तु होती है प्रतिबिंब भी उतने ही आकार का बनता है। तो दूसरा लक्षण है प्रतिबिंब बनने का कि जितने आकार की वस्तु होती है, मान लीजिए कि कोई वस्तु जैसे हमारी 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो अगर हम समतल दर्पण द्वारा अगर उसका प्रतिबिंब बनवाते हैं या प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब भी कितने सेंटीमीटर का बनेगा, 5 सेंटीमीटर का ही बनता है। तो इसका ये है कि जितने आकार की वस्तु होगी उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद तीसरा जो लक्षण है, दर्पण के आगे
के आगे जितनी दूरी पर वस्तु रखते हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। तीसरा लक्षण हमारा है कि अगर हम दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु रखते हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक समतल दर्पण है, अगर इसके आगे हमने कोई वस्तु जी रखी हुई है, जी क्या है हमारी वस्तु है, वो इसकी दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे क्या है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनता है। मतलब ये दूरी दर्पण के आगे से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होंगी, दोनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हमारा तीसरा लक्षण होता है। इसके बाद हमारा जो चौथा लक्षण होगा, जो चौथा लक्षण होता है उसमें जो चौथा लक्षण है उसमें हम ये देखें कि प्रतिबिंब और वस्तु को प्रतिबिंब और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंब होती है। तो चौथा लक्षण क्या है कि प्रतिबिंब और वस्तु को मिलाने वाली रेखा। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब है। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं, जी वस्तु है हमारी और जी क्या है, प्रतिबिंब है। अगर इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो जी जो रेखा है जी क्या होगी, दर्पण पर क्या होती है, अभिलंबवत होती है, यानी लंब होती है। यानी यहाँ कितनी है इसका कोण बनेगा रेखा और दर्पण के साथ 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो जी जो हमारा चौथा जो लक्षण है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का, तो वो ये है कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो दर्पण पर क्या होती है, लंब होती है। तो जी जो हमारे जो पॉइंट जो लिखे हुए हैं इनको आप नोट कर ले और जी आपके विकल्प में पूछे जाते हैं। अगला हमारा जो लक्षण है, पांचवा लक्षण है, यदि जैसे हम कोई वस्तु रखते हैं दर्पण के सामने और उसका अगर हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है, यदि हमें किसी वस्तु का समतल दर्पण के सामने रख कर के किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो जो दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए वो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। जैसे मान लो, मतलब जो चौथा लक्षण, पांचवा जो लक्षण हमारा है, मान लो कि कोई वस्तु है, कितनी है, 5 फुट की है, कितनी फुट की है, 5 फुट की, और कोई वस्तु है और उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब हम समतल दर्पण द्वारा देखना चाहते हैं, तो जो हम मतलब जो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए वो वस्तु की लंबाई की क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। जैसे ये 5 फुट की अगर वस्तु है
वस्तु की लंबाई कितनी है 5 फुट है, तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए 2.5 फुट, कम से कम 5 फुट। अगर जी क्या है 2.5 फुट होती है तो इसमें क्या है हमें जो वस्तु है उसका हमें पूरा प्रतिबिंब सामने दिख जाएगा। ठीक है, तो जी हमारा 5वां लक्षण है। तो इसमें कहा जाता है कि वस्तु यदि h लंबाई की है तो दर्पण वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए, तब हमें वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। जी हमारा क्या है लास्ट यानी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का लास्ट लक्षण है, जिसमें है 5वें लक्षण में कि यदि वस्तु की लंबाई h है, h लंबाई की यदि कोई वस्तु है तो अगर हमें उसका प्रतिबिंब पूरा देखना है तो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए h/2, मतलब वस्तु की लंबाई का आधा यदि दर्पण होता है तो प्रतिबिंब हमें पूरा दिखाई देगा। इसके बाद हमारा जो लास्ट है और छठवां जो लक्षण है समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो जी हमारे क्या है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की लक्षण है या शर्तें मान लीजिए। ठीक है, तो जी हमारे 6 लक्षण हैं, इनको अच्छे से आप नोट कर लें और इनको याद करें क्योंकि ये इन्हीं में से आपके विकल्प में पूछे जाते हैं। तो जो बोर्ड परीक्षा में आपको पता है कि 20 नंबर के हमें विकल्प आने वाले हैं, तो 20 नंबर में कम से कम इस पार्ट से संबंधित कम से कम 1 या 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हैं या लक्षण हैं, उनमें से आपको 1 या 2 प्रश्न आपको विकल्प के रूप में देखने को मिलेंगे। तो इनको आप अच्छी तरह से देखिए। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण क्या कहलाता है कि जब भी हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, एक तरफ इसका पॉलिश किया हुआ है, अगर हम क्या है समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो इस तरह प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पे मान लो कि जी हमारा क्या बन गया है प्रतिबिंब बन गया है। ठीक है, जब भी हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं और उसमें हम अपना चेहरा देखते हैं तो प्रतिबिंब को अगर हम ध्यान से देखें तो प्रतिबिंब में क्या होते हैं पार्श्व चेंज हो जाते हैं। मतलब जो हमारा बायां हाथ होता है वो दायां हाथ हो जाता है और जो दायां हाथ होता है वो बायां हाथ हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यदि समतल दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो
प्रतिबिंब के पार्श्व, पार्श्व मान लो होता है बगल, मतलब जैसे जी है तो जी हमारी क्या है पार्श्व है, जी हमारे क्या है पार्श्व है पूरा, ठीक है। तो प्रतिबिंब के पार्श्व बदल जाते हैं, अर्थात वस्तु का बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां, मनुष्य भी एक वस्तु हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम मनुष्य, जैसे हम ही खड़े हुए हैं तो हम दर्पण के लिए हम क्या है एक प्रकार से वस्तु हैं, तो वस्तु का बायां हाथ, मतलब यहाँ पे मनुष्य भी हम कर सकते हैं या वस्तु भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ ज़्यादा हो तो हम क्या कर सकते हैं मनुष्य कर लिख लें, ठीक है। तो मनुष्य का बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ होता है और वस्तु का दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ होता है। इस प्रकार पार्श्व बदलने को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, ठीक। तो जब भी हम क्या है समतल दर्पण के सामने या दर्पण किसी भी दर्पण के सामने अगर हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो उसमें हमारे पार्ट्स क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। यानी अगर हमारा कोई बायां हाथ है तो प्रतिबिंब का यही हाथ क्या कहलाएगा दायां हाथ। तो इस प्रकार पार्श्व बदलने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। कुछ जो हमारे अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं, जैसे हम देखें यहाँ पर, जैसे अंग्रेजी के कुछ अक्षर होते हैं जिनके पार्श्व चेंज हो जाते हैं। अगर हम क्या करें, जैसे हमारा बी लिखा हुआ है और बी को यदि हम क्या करते हैं दर्पण में देखते हैं, अगर हम दर्पण में देखेंगे तो जी हमें चित्र कैसा दिखाई देगा, ऐसे। मतलब कहने का है कि कुछ अक्षरों के तो पार्श्व चेंज होंगे लेकिन कुछ अक्षरों के पार्श्व चेंज नहीं होती है। जैसे अगर हम सी का देखें तो सी का पार्श्व अगर चेंज होगा तो वो हमें ऐसे दिखाई देगा। अगर हम ई का देखें तो ई हमें कैसा दिखाई देगा दर्पण में, उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। एफ का देखें तो एफ हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो बहुत सारे ऐसे अक्षर होते हैं जिनकी क्या है पार्श्व चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अक्षर होते हैं जिनके पार्श्व चेंज नहीं होते। जी आपको याद रखना है क्योंकि विकल्प में आपसे इनमें इसके बीच से ही कोई विकल्प वो बना के आपको दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनकी पार्श्व चेंज नहीं होते हैं। जैसे आप मान लो कि ओ है, ओ को आप समतल दर्पण के सामने मतलब दर्पण के सामने रखें तो क्या उसका चेंज होगा, क्या चेंज होगा, कुछ नहीं। अगर चित्र बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। अगर हम ए का देखें, ए का अगर ए को दर्पण में हम देखेंगे तो ए का ए ही बनेगा। तो क्या इसमें चेंज हुए हैं तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जैसे अगर हम एक्स ले लें तो एक्स का भी क्या होता है पार्श्व चेंज नहीं होगा। जैसे टी ले लें तो टी का भी चेंज नहीं होगा। तो जी कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनके पार्श्व चेंज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनके पार्श्व चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जी हमारा क्या है टॉपिक क्या था पार्श्व उत्क्रमण।
जैसे हमारा जो आज का जो टॉपिक था पार्श्व उत्क्रमण, तो जी हमारा यहाँ समाप्त हुआ है। तो वो जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, समतल दर्पण क्या कहलाता है, इससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न भी होते हैं। तो यदि आपको इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है इस टॉपिक से संबंधित, तो आप क्या है कमेंट्स में वो अपनी समस्या लिख देंगे, उसकी समस्या को आपको सॉल्व कर दिया जाए।